Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I am your host Khadija. So today we are discussing about physiotherapy as a career and what is the scope of physiotherapy. तो आज का वीडियो है फिजियोथेरेपी एज ए करियर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद नीट का प्रिपरेशन करते हैं, नीट का एंट्रेंस देते हैं। तो नीट के एंट्रेंस में बहुत को क्लैरिटी होती है कि वो इसे क्लियर आउट कर जाएंगे, वो इस एंट्रेंस को पास आउट करके अपना नीट करके MBBS में या BDS में एडमिशन ईजिली ले सकते हैं। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अप्लाई करते हैं कि उन्हें डाउट होता है कि वो कर पाएंगे कि नहीं। तो उन्हें अपसेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप के पास बहुत अच्छा चॉइस है, यू हैव ए ग्रेट चॉइस। आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी को एज ए करियर चूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फिजियोथेरेपी का स्कोप क्या है, क्या करियर है और वो कितनी इनकम जनरेट कर सकता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अब हम अपने बढ़ते हैं फिजियोथेरेपी एज ए करियर। तो फिजियोथेरेपी एज ए करियर जानने से पहले ये देखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट है क्या और फिजियोथेरेपी क्या है। तो अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस पर, आप उसे जा कर के देखिए और उसे पता कर सकते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है और फिजियोथेरेपिस्ट कौन है। ओके, चलिए तो देखते हैं स्कोप होता क्या है आखिर। तो मैं इसमें 3 चीज़ इंक्लूड करूँगी कि व्हाट इज़ ए नीड ऑफ सोसाइटी, कि अगर वो नीड को पूरी कर सकता है तो इसके बेस पर उसका स्कोप और करियर क्या है। और दूसरा ये कि उसमें कुछ नयापन भी है या नहीं, मीन्स कुछ इनोवेटिव है कि नहीं। किसी भी फील्ड में अगर नयापन ही नहीं है तो उसका स्कोप भी लिमिटेड ही होगा, लेकिन फिजियोथेरेपी में इसका स्कोप बहुत ही वास्ट है क्योंकि इसकी नीड भी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा है और दूसरा इसमें नयापन भी बहुत है। बहुत नई चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं, बहुत इनोवेशंस देखने को मिलती रहती हैं। थर्ड होता है कि इसमें सैलरी या इनकम कितनी मिलेगी, क्योंकि सभी को ये चाहिए होता है उसकी इनकम कितनी होगी इस फील्ड से। तो इसके इनकम आपकी कैपेबिलिटी और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसका फील्ड बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो आपको इनकम भी उसी के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं आप। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इसका जो फील्ड है वो वास्ट है बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें, नई नई कोर्सेज सीखते जाएंगे इसमें, तो हमें वैसे वैसे हम अपनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें बहुत से छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, जैसे मैनुअल थेरेपी की कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो जैसे जैसे आप खुद को बेटर बनाते जाएंगे वैसे वैसे आप इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बेसिक चीज़ कि एक फिजियोथेरेपिस्ट इंडिया के अंडर नियर अबाउट कितना इनकम हो सकती है उसकी, वो कितना अर्न कर सकता है। तो 30 to 40,000 ईजिली अर्न कर सकते हैं इन इंडिया। तो अब चलिए ये जान लेते हैं कि एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बना जा सकता है। इसके लिए आपको +1 और +2 बायो से करके एक अच्छे इंस्टीट्यूट पर फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं कि अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करके। इस कोर्स को BPT यानी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कहते हैं। ये कोर्स 4.5 ईयर का होता है। 4 ईयर्स हमारी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल चलता है एंड 6 मंथ हमारी इंटर्नशिप के लिए दिए जाते हैं। हम BPT में पूरी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें हमें पूरी बॉडी की नॉलेज हो जाती है। और मेनली फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है एक्सरसाइज के थ्रू मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट को और मैकेनिकल पेन को कम करना। तो फर्स्ट ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे 6 सब्जेक्ट्स होंगे: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एक्सरसाइज थेरेपी फर्स्ट, साइकोलॉजी एंड बेसिक नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। ये हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे। और सेकेंड ईयर में हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी एंड सेकेंड वन इज़ एक्सरसाइज थेरेपी सेकेंड, थर्ड वन पैथोलॉजी, फोर्थ वन इलेक्ट्रोथेरेपी, फिफ्थ माइक्रोबायोलॉजी एंड सिक्स्थ एंड लास्ट फार्माकोलॉजी। तो ये हमारे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स थे। इसमें भी हमें 6 सब्जेक्ट्स ही कवर करने होते हैं। और थर्ड ईयर के हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स, सेकंड जनरल मेडिसिन, थर्ड जनरल सर्जरी, फोर्थ क्लिनिकल न्यूरोलॉजी, फिफ्थ
प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, एंड लास्ट वन 6th बायोस्टैटिक्स। 4th ईयर में हमें कवर करने होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक कंडीशंस, फिजियोथेरेपी इन कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड जनरल कंडीशंस, सेकंड फिजियोथेरेपी इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, 4th स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, 5th फिजियोथेरेपी इन रिहैबिलिटेशन, एंड 6th एंड लास्ट वन एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरविजन। ये 1st to 4th ईयर हमें सब्जेक्ट कवर करने होंगे, और इन सब्जेक्ट्स में जो हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट जो माने जाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं एक तरह से, वो 2nd ईयर के सब्जेक्ट होते हैं 3, बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। और हमें हर ईयर में 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर करने होते हैं। तो फिजियोथेरेपी को एज ए करियर चूज़ कर रहे हैं अगर आप, तो आप इन सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से और अच्छे से पढ़ें, बिकॉज़ हमारी ओपीडी वर्क इनसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। अगर इनको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो हम पेशेंट को अच्छे से डील कर पाएंगे। एंड मेन पॉइंट इज़ के बायोमैकेनिक्स एक फिजियोथेरेपिस्ट से अच्छी कोई भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसमें पूरी एक्सरसाइज की नॉलेज दी जाती है, और कौन सी फोर्सेस हमारे मूवमेंट के रिलेटेड, हमारे मसल, हमारे जॉइंट के रिलेटेड क्या फोर्स सिस्टम काम करना चाहिए, सब इसमें ही पढ़ते हैं। एंड बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी के बाद हम एमपीटी भी कर सकते हैं। ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। ये एमपीटी बेसिकली 4 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट हम देख सकते हैं एमपीटी इन ऑर्थो, सेकंड एमपीटी इन न्यूरोलॉजी, थर्ड एमपीटी इन कार्डियो, एंड 4th एमपीटी इन स्पोर्ट्स। ये 4 बहुत मेन मानी गई हैं। इसके बाद और भी बहुत वेरिएशंस हैं उस वैसे, और छोटे छोटे कोर्सेज भी चलते रहते हैं जिनके थ्रू आप अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, और करियर को बनाने के लिए और आपकी अर्निंग के लिए भी ये भी बेनिफिशियल साबित होते हैं। तो फिजियोथेरेपी क्यों करना चाहिए? मैं इस फील्ड से हूँ तो मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ बिकॉज़ इस फील्ड में हमें पूरी बॉडी की नॉलेज भी मिलती है। ये एक कंप्लीट कोर्स की तरह सामने आता है। इसमें हम सारी मसल, सारे जॉइंट, सारे मूवमेंट, और जब नॉलेज ऐसे ही इंक्रीज़ होती जाती है तो इसमें हम और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, और अपना ट्रीटमेंट रिलेटेड मतलब और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम देख ही रहे हैं अपनी सोसाइटी को कि किसी ना किसी को कोई ना कोई मसल पेन या जॉइंट में प्रॉब्लम या पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम रह रही है। जैसे कि आज के लोग फिटनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो मस्कुलर पेन भी होता है, योगा कर रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस होती है। बिकॉज़ योगा तो हम एक्सरसाइज कोई भी लेके करने लग जाते हैं, बट एज का प्रिवेंशन है ना, और हमारा कोई हमारा हिस्ट्री डिसीज़ जो है वो देखना, वो सब फिजियोथेरेपी जो है का रोल भी इंक्रीज़ करता है योगा के अंदर भी। और फिटनेस रिलेटेड जो हमारा यूथ है आज का, या फिर जो भी ध्यान दे रहे हैं, उनमें भी फिजियोथेरेपी एज ए प्रिवेंशन और उन्हें गाइड करने के तौर पे बहुत काम आता है। फिटनेस रिलेटेड, योगा रिलेटेड, इनमें फिजियोथेरेपी जो है वो एज ए प्रिकॉशन भी यूज़ किया जा सकता है, और ट्रीटमेंट में तो फिजियोथेरेपी का यूज़ है ही। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप सोसाइटी की नीड फुलफ़िल कर सकते हैं तो आपका स्कोप बहुत वास्ट है फिजियोथेरेपी में। अब फिजियोथेरेपी की नीड कहाँ कहाँ पड़ती है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपने देखा होगा, आप क्रिकेट देखते हैं, आप नहीं देखते तो आपके घर में क्रिकेट देखा जाता होगा नॉर्मली। तो जब भी कोई प्लेयर को इंजरी हो जाती है ऑन द स्पॉट, मतलब उसे प्ले करते वक्त, तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट ही भागता आता है और उसके मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट को दूर करता है और उसके मैकेनिकल पेन को कम करता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा प्लेयर है वो फिर से खेलने के लिए कैपेबल हो जाता है या रेडी हो जाता है ना। तो फिजियोथेरेपी का कहाँ पे यूज़ हुआ? यहाँ पर यूज़ हुआ। तो इसके स्कोप यहाँ भी आप देख सकते हैं। और सेकेंडली, फिजियोथेरेपिस्ट की नीड पड़ती है आईसीयूज़ में। जैसे मूवमेंट रिलेटेड जब प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो फिजियोथेरेपिस्ट ही हैंडल करता है वो। और सिक्रीशंस जो होते हैं हमारा सिक्रीशन म्यूकस का, हमारा
हमारा स्पूटम जो होता है वो अगर बाहर नहीं आ पाता है तो चेस्ट फिजियोथेरेपी ज़रूर दी जाती है उस पेशेंट को, उसके सिक्रीशंस को बाहर निकालने के लिए। और थर्ड वन इज़, अब फिजियोथेरेपिस्ट की नीड कहाँ कहाँ पड़ रही है देखिए, जैसे बैक पेन में नॉर्मली, नेक पेन, नी पेन रह रहा है हमारा, फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन रह रही है, यहाँ पे फिजियोथेरेपी की नीड है ना। और हमें कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे सेरेब्रल पाल्सी, पैरालिसिस और पार्किंसनिज्म डिसीज़ जो होगा हमारा, उसमें हमारा न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी फिजियोथेरेपी का नीड है। तो फिजियोथेरेपी प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी यूज़ होता है, आप ये देख चुके हैं। और फिजियोथेरेपी की जो नीड है वो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स में होती है। फिजियोथेरेपी एज ए प्रिकॉशन सामने आता है कि किसको क्या एक्सरसाइज या क्या योगा प्लान करना सही रहेगा, या किस एज में क्या एक्सरसाइज करना सही रहेगा। और फिजियोथेरेपी एज ए प्रिकॉशन ऐसे प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं जिसमें कि वो पेशेंट को एज वेल एज नॉर्मल पर्सन को एक प्रिकॉशनरी एडवाइस भी दे सकते हैं कि भाई ये आपको करना है एंड ये आपको नहीं करना, एज रिलेटेड एंड हेल्थ रिलेटेड। और एर्गोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम ये बताना होता है कि लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कैसे सोना चाहिए, है ना, कैसे बैठना चाहिए। तो जो मैंने आज आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत बेसिक है। इसके बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फिज़ियोथेरेपी के अंडर आती हैं, बिकॉज़ ये बहुत वास्ट मेडिकल फील्ड है ना। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज़ इट्स इनफ एंड अकॉर्डिंग टू मी। होप यू गाइज satisfied to this video. Okay, don't forget to like my video and please do subscribe and प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्वेरी हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कॉलेजेस, है ना, और कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से हैं एंड एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक बात कह चुकी हूँ कि अगर आपको फिजियोथेरेपी के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फिजियो एरा विज़िट कर सकते हैं। मैं वहाँ हैंड रिटन नोट्स अपलोड करती रहती हूँ। तो आप इसी के साथ ये वीडियो यहीं ओवर होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।